हेलो बच्चों, आज हम एक नया सीरीज लेके आए हैं कैपेसिटर का ही। हालांकि वीडियो नंबर आप कैपेसिटर सीरीज को देखना चाहते हो तो ये वैसे तो वीडियो नंबर 7 है, बट डाइलेक्ट्रिक वाला जो है, डाइलेक्ट्रिक अगर हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो इसके लिए मैंने ये वीडियो नंबर 1 रखा है। तो आप इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। पहले भी हमने जब चर्चा करी थी, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ पहले कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर। तो कुछ जो इंसुलेटर होते हैं उनको ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब अगर इनके अंदर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो जाए तो उन इंसुलेटर को ही हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। वैसे बेसिक जो डेफिनेशन भी है डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक आर दोज इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंडक्टिंग। यानी कि जब करंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए बिना कंडक्टर के, तो कुछ इंसुलेटर जो होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा दे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर जनरेट हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लेंगे रबर, माइका, ग्लास। ठीक है, तो ऐसे इनके कुछ एग्जांपल भी है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस हम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो मैं पहला टॉपिक उठा रहा हूँ, तो सभी बच्चों का ध्यान रहे। तो सबसे पहले तो हमने देखो कैपेसिटर हमने लिया है, ज़्यादातर हम पैरेलल प्लेट ही कैपेसिटर लेंगे। आप जरा ध्यान करो, एक कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया हमने। आपको याद हो तो प्लस क्यू या माइनस क्यू या फिर प्लस सिग्मा और यहाँ पर माइनस सिग्मा। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था आपने, इनके बीच में डी डिस्टेंस ली थी, तो आपको कैपेसिटी जो आई थी हमारी याद आया तो एप्सिलॉन ए बाई डी। ये हमारा पुराना फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था। ठीक है, अब इसने क्या कहा कहानी में, ये तो पुरानी कहानी थी हमारी। अब इसमें क्या कहता है, चलो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को अलग बनाता हूँ। मान लो ये प्लेट ऐसे ले लिया है, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, इसको इस रूप में दिखा दिया, साइड व्यू दिखा दिया, ये फ्रंट व्यू है। तो यहां पर मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहां पर ये था नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, चलो मान लो पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पर फैल गया और यहां पर दे दिया हमने माइनस। आपको पता ही है अगर इंडिविजुअल भी दे तो यहाँ पर इक्वल और अपोजिट रहते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पर तो आपको पता है दोनों का जोड़ करके डिवाइड बाय 2 हो जाता था। ये हमने कंसेप्ट किए। अब कहानी में ट्विस्ट जो लाए, हमने क्या किया, बीच में एक पूरी के अंदर रख रहा हूं एक आपकी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। तो कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने का क्या फायदा है, ये हमने देखना है, क्या क्या इसमें बेनिफिट है। तो इस कंसेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो ही हम इस पर रखेंगे डाइलेक्ट्रिक, तो इसके जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। यानी कि वो प्लस माइनस इक्वल है, तो यानी कि जो नेगेटिव चार्ज होगा एकदम से वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ ऐसे चला जाता है। हर पार्टिकल जितने भी नेगेटिव जो होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बाहर है भैया, ये पॉइंट बाहर है पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर यहाँ पर जितने भी इंडक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा और नेगेटिव इधर ऐसे। तो प्यारे बच्चों, जो ही इलेक्ट्रिक, आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो। तो ये जो कोई भी एटम होगा जिसका नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव इसको खींचेगा, और पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी हमारी पहले पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ये नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी। अब जो ही रखा हमने इसके बीच में कोई प्लेट रख दी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जो इससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस, और जो कि रहेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, देखो बच्चों, आपने देखा हुआ कि ये ई आई इधर हो गया और ई नॉट इधर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके अपोज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है
कि क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, तो हम कहेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये इसके बराबर है नहीं है, ये डिपेंड करता है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर। ये बराबर भी हो सकता है, ये नहीं भी। अगर मैं यहां पर मेटल लेता, यस, अगर मैं मेटल लेता, तो मेटल के अंदर आप जानते हो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे के सारे नेगेटिव इधर आते, सारे पॉजिटिव इधर जाते, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देते, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाता, यानी कि EI बराबर है E0 आ जाता इन केस ऑफ मेटल। परंतु क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो होता है मेटल के, ये भी बताइए आपको, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। आप पहले भी जानते हो कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मेटल के केस में ये ठीक है, लेकिन इंसुलेटर के केस में, जो डाइलेक्ट्रिक के केस में है, ये जो वैल्यू रहेगी समवट लेस देन टू E0, या मैक्सिमम इसके बराबर हो सकती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अभी इसके अंदर, देखो E0 इधर गया, EI इधर गया, और ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस सी बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगी। अरे 10 कदम यूं गया, 6 कदम यूं गया, तो अंदर इधर की तरफ क्या आ जाएगा, अरे भाई 10 कदम में यूं गया, 6 कदम यूं गया, तो कितनी वैल्यू है इधर, 4 कदम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इधर 4 कदम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बच्चों, E0 माइनस का EI, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान करो, E0 की वैल्यू क्या रहेगी, आपको पहले भी पैरेलल प्लेट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, एक प्लेट का मान लो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एक प्लेट मान लो फर्स्ट प्लेट इधर, ये A, ये इधर आएगी डायरेक्शन राइट की तरफ। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, मान लो इस पर सिग्मा है और ये भी माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ भी रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है भैया, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी इधर है और इसकी वजह से भी इधर, तो दोनों जुड़ जाएगी, तो प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो आप लिख सकते हो दोनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और वैसे भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा हो तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और यहाँ पर ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन था। फिर मैंने आपको एक बार दोबारा से फिल करा दिया, अदरवाइज, और ये भी बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड भी कर दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया, यानी कि इसके बीच में ही रहेगी, तो ये पॉइंट आपको याद होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी E0 जो बनने वाला है, या E0 जो एक्सटर्नल रहेगा वो रहेगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अच्छा, ये तो था सिग्मा और सिग्मा, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये इंड्यूस भी तो हुआ बच्चों, सिग्मा आई, ये प्लस सिग्मा आई और ये माइनस सिग्मा आई, यहाँ पर प्लस सिग्मा आई और ये माइनस सिग्मा आई, अरे भैया ये इंड्यूस तो होगा, तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो इससे अपोजिट रहेगा, वो भी इतना ही आएगा, सिग्मा आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन। और E0 E नेट, अब आपको याद हो तो किसी मटेरियल, आप एक फॉर्मूला याद हो तो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता था, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय मीडियम, या इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम में निकालना है, सॉरी ये तो EM निकालना है मीडियम के अंदर, तो क्या हो जाएगा E0 बाई के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मीडियम में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों E0 बाई के, E नेट क्या बन जाएगा E0 बाई के, और E0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर लिख देंगे E0 की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और ये के है बराबर है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन माइनस का सिग्मा ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एक काम कर सकते हैं, एप्सिलॉन दोनों में कॉमन लेकर इसको काट सकते हैं, ये काट दिया मैंने, आपको सिग्मा आई चाहिए तो ये प्लस का है तो इधर ले आता हूँ, माइनस का सॉरी, तो इधर प्लस का हो जाएगा ये सिग्मा, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा सिग्मा बाई के, और सिग्मा आई जो निकल के आएगा, अगर मैं सिग्मा कॉमन ले रहा हूँ तो 1 माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला रहेगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्वेश्चन ये भी आ जाए, ओ प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई चार्ज कितना डेवलप होगा, चार्ज कितना इंड्यूस होगा इसके बीच में, मान लो इस पर चार्ज क्यू है और इस पर माइनस क्यू है, तो अंदर चार्ज कैसा रहेगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान कर लीजिए, अगर हम एरिया मान लो प्लेट का एक बार सेम मान लो, एरिया सेम मान होगा तो इस सिग्मा के लिए क्या रहेगा, चार्ज डिवाइड इंड्यूस डिवाइड बाय एरिया, जो टोटल चार्ज था पहले, और डिवाइड बाय एरिया 1 माइनस 1 बाई के, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, इंड्यूस चार्ज बराबर है चार्ज जो था 1 माइनस 1 बाई के,
तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये भी और ये भी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और चर्चा कर सकते हैं हम। अगर मेटल के अंदर अगर मैं इसमें मेटल रखता हूं तो इस पर इंड्यूस चार्ज कितना होगा, या इंड्यूस हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें के निकालना है फॉर मेटल। डायरेक्टिव कांस्टेंट निकालो मेटल का। हालांकि मैंने पहले बता चुका हूं पानी का 81 था, वाटर मेटल के लिए इनफाइनाइट था। अब सो दैट व्हाई द डायरेक्टिव कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लो बच्चों। आप जरा ध्यान करो, K इक्वल टू होता है E नॉट डिवाइड बाई ई एम। ठीक है, तो आप इसको करोगे सोल्व, ई एम बराबर है ई नॉट डिवाइड बाई के। आप जरा ध्यान करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारी मीडियम के अंदर, अगर मेटल ले रहा हूं मैं, ये मीडियम का मतलब यहाँ पर मेटल है, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहाँ पर मैं रखूंगा जीरो बराबर है ई नॉट, ये यहाँ से यह स्टेप है देखो, जीरो और ई नॉट बाई के, और मैं के को इधर ले आता हूं तो ई नॉट डिवाइड बाई जीरो, और समथिंग बाई जीरो इज इनफाइनाइट। तो इट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द कंडक्टिंग बॉडी इज इनफाइनाइट। ओके, और ये मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया, आप दोबारा से देख लीजिए। आप जानते हो के की वैल्यू होती है ई नॉट बाई एम, ई एम को मैं इधर लिया ई नॉट बाई के, ई एम का मतलब मेटल, मीडियम जो हमने लिया मेटल, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो जीरो रख दी मैंने यहाँ पर वैल्यू, और ई नॉट बाई के को इधर लिया और इसको नीचे लिया है, समथिंग बाई जीरो इज इनफाइनाइट। अब मेटल के लिए इंड्यूस चार्ज निकालना हो तो देखो ध्यान से बच्चों, देखो आप प्रूफ भी हो जाएगी बात हमारी। इंड्यूस चार्ज निकालोगे क्यू वन माइनस के की वैल्यू क्या है बच्चों, इनफाइनाइट, और समथिंग बाई इनफाइनाइट होगा जीरो, तो क्यू आई जो रहेगा वो क्यू के बराबर ही हो जाएगा। ये प्लीज ध्यान करना, यानी कि जितना चार्ज इस पे दिया उतना ही चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा अंदर। तो ये तो पॉइंट था हमारा इसके लिए। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं कि आपको एक बात समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा वो इसके अंदर, मिटा रहा हूं इसको, पॉज करके आप उतार सकते हो। तो देखो बच्चों, आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, इसको मिटा देता हूं। क्या ऑब्जर्वेशन किया कि आपने एक प्लेट ली थी, दो प्लेट ली थी, प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू ले लिया था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया था दोनों का, और दोनों के बीच में डी डिस्टेंस थी, और यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली थी, डायलेक्ट्रिक स्लैब ली थी, आप प्लेट कह लो चाहे डायलेक्ट्रिक स्लैब ली थी। तो आपने देखा था ई जो इसके अंदर क्या आया था बच्चों, पहले विदाउट डायलेक्ट्रिक जो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही था, यहाँ पर प्लस था तो ये ई नॉट ऐसे आया था। जो ही डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दी हमने, इंसर्ट कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होकर क्या बन गई हमारी, ई नॉट बाई की, यानी कि जब ये था विदाउट डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड, और यहां पर हो जाएगा विद डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। इसका मतलब एक बात तो पता चल गई बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो ई नॉट बाई के हो जाएगा, यानी कि कम आ जाएगी वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया भाई। के की वैल्यू जो होगी वो एक या एक से बड़ी रहेगी हमेशा। तो अगर एक रहती है वो वैक्यूम की होती तब तो इसके बराबर ही हो जाएगा, अगर दो भी रखोगे तो ई नॉट बाई टू हो जाएगा, इससे तो कम ही हो जाएगा, तीन होगा तो ई नॉट बाई थ्री हो जाएगा। चलो, तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट जाएगा। अब आइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसका। तो बिना स्लैब के आप जानते थे पोटेंशियल जो था डिफरेंस ई नॉट इंटू में डी, अरे यार आज याद होगा डेल वी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, याद आया। और मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो ये प्लस ही ले लेते तो, और एंगल सेम ही है, तो ई डी आर फॉर्मूला आपने याद बढ़ा होगा मैग्नीट्यूड के लिए। तो ई तो ई नॉट था और इंटू में डी, ये विदाउट है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मैं वी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अब नया जो पोटेंशियल इसको वी नोट से कर लेते हैं,
विदाउट में, ओ नोट, ओ का मतलब विदाउट कर देते हैं इसको। अच्छा, अब नया जो होगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया बनेगा ई नोट बाई के, अरे बताया था अभी, ई की जगह क्या हो जाएगा ई नोट बाई के, और डिस्टेंस तो वही रहेगी। गुड। तो अब जरा देखो आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, ई नोट डी तो हमारा वी नोट के बराबर था, तो वी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वी नोट बाई के। इसका मतलब जब इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्टेड कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो पोटेंशियल जो हमारा है वो बन गया वी से, वी नोट से वी नोट बाई के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन गई हमारी ई नोट से ई नोट बाई के, यानी कि दोनों वैल्यू कम होती जा रही है। अच्छा, अब तीसरी बात जो है हमारी वो रहती है कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, सी नोट ले रहा हूं मैं, क्यू डिवाइड बाई वी नोट, जब विदाउट है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले ध्यान करना, चार्ज कंजर्व रहते हैं बेटा। तो अब V की जगह क्या हो जाएगा जो मीडियम वाला, तो C इक्वल टू क्यू, और V की वैल्यू आपने पहले निकाली थी V नोट बाई के। गुड। और V क्यू बाई V नोट की वैल्यू आपने पढ़ी थी C नोट, तो क्या आ गया के सी नोट। तो इसका मतलब ये के गुना हो गया इससे, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। और सी नोट की वैल्यू आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, अब निकालने वाला नहीं हूं बार बार, एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। तो वैसे सी की वैल्यू ये आ जाती है, किताबों में ये लिखा होता है के एप्सिलॉन ए बाई डी, यानी कि कैपेसिटेंस जो था सी नोट से क्या बन गया बच्चों, जरा ध्यान करो, के सी नोट। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, डायनेटिक स्लैब को इंसर्ट करने से, किसी डायनेटिक स्लैब को इंसर्ट करने से क्या पता चला आपको तीन बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके बीच का वो घट जाएगा, पोटेंशियल है वो वी नोट बाई के यानी कि घट जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि के गुना है यार, इनमें डिवाइड में है के, और डिवाइड में है के की वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन टू इक्वल 1 होता है, तो तभी तो वैल्यू रहेगी। अगर पॉइंट पे वैल्यू आए तो मे बी ये बड़ी हो जाए। के की वैल्यू हमेशा ज़्यादा वैक्यूम के लिए हम 1 रखते हैं, और बाकी के लिए जैसे वाटर के लिए 81 है, ग्लास के लिए 3 से 6 वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वाटर के लिए 81 है, मेटल के लिए इनफाइनाइट है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल्स, डायनेटिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स, कितना 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 रहेगा। अच्छा, और क्या क्या बेनिफिट है इसके भाई, दो बिल्कुल पतली सी प्लेट थी यार, ये बिल्कुल पतली सी प्लेट, अगर थोड़ा सा भी इसको हिट कर देते, पंखे के अंदर भी जोड़ दे, मूवमेंट करते, ये पतले जो प्लेट्स है वो पिचक जाती, टूट जाती। तो इनको क्या करेगा, बीच में एक डब्बा फंसा दे, इनके अंदर डब्बा अगर डाल दे तो उसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी। क्या मिल जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी, सॉरी स्पेलिंग गलत कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स। अच्छा गुड, पहला पॉइंट समझ में आ गया हुआ। एक पॉइंट तो ये बताया कि इनके बीच में अगर दो पतली पतली परत है, तो बीच में कोई ग्लास या ग्लास या फिर क्या बोलते हैं उसको, रबड़ वगैरह का बीच में कोई मटेरियल का एक डब्बा डालते हैं, तो वो एक उन पर चिपक वो हो जाती है, मजबूती प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, अब इस पर फोर्स जो आपने पढ़ा था पहले, फोर्स इस पर भी फोर्स आएगा, इस पर भी फोर्स आएगा, तो ये दोनों फोर्स आएंगे, दोनों को खींचेंगे, तो ये क्या करेंगे, पास पास आएंगे, तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट किसको करेगा, प्लेट्स को, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। हाँ भैया, दूसरा पॉइंट ये आया कि आपस में प्लेट दोनों अगर ये बीच में नहीं होगा तो कुछ ना कुछ इसमें फोर्स लगेगा, कुछ इसमें फोर्स लगेगा, पहले बताया था, दोनों जो फोर्स होंगे एक दूसरे को खींचेंगे और ये यूं पास पास आना शुरू कर देंगे और डिस्टेंस इनमें से कम होती जाएगी। तो प्लीज ये पॉइंट आएगा दूसरा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका मेन निचोड़ यही है इस टॉपिक का, जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ रहा है, यानी कि अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर कोई मटेरियल को बीच में रखता हूं तो इसका क्या करता है, ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज कराता है।
3 पॉइंट। पहला पॉइंट है प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्लेट्स, ताकि इनको मजबूती प्रदान करे। दूसरा स्टेबल कराए उनको, यानी कि इधर उधर हिले नहीं। दूसरी बात, ये प्लेट्स आपस में चिपकेगी नहीं। तीसरी बात, आपने देखा हुआ जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है। और चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो आप। चलो मैं चौथा पॉइंट भी बता देता हूँ, मोस्टली कम ही बताते हैं इसको, ये मेरे को लगता है मिटा देना चाहिए। चौथा पॉइंट रहता हूँ और उसके बाद लेक्चर को ओवर करते हैं, फिर अगले लेक्चर में कुछ पढ़ाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट कहता है इसको कि ऐसा मटेरियल चुनो जो कि आपको क्या कर दे, ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम को प्रिवेंट करे। प्रिवेंट, ये क्या नई चीज आ गई, प्रिवेंट ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन ना करवाए किसको, ऑफ मीडियम। ये क्या मतलब हुआ बच्चों? चलो आप देखो, मैं समझाने चाहता हूँ क्या है। ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे। तो ये मान लो प्लेट ले ली, यहाँ पर पॉजिटिव 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 था, यहाँ पर नेगेटिव 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 था। तो आपको पता कोई भी मटेरियल इसके बीच में रखा है तो इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, यानी कि पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दे तो ये क्या होगा, पहले मान लो ऐसे था, थोड़ा बढ़ा दिया तो ये दूर हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा, ये एटम टूट जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे। ऐसे आती है, ये नेगेटिव आती है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि यहाँ पर चार्ज बचेगा ही नहीं। तो कैपेसिटेंस काम कैसे करेगा, कैपेसिटेंस काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने ऐसा मटेरियल चुनना पड़ेगा जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो। और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल्स पर। जैसे रबड़ का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैं बता देता हूं, लगभग 18 से 24, रबड़ के लिए याद करना, 18 से 24 किलो वोल्ट पर mm, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है इसका। यानी कि इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, किलो वोल्ट बहुत ज्यादा होता है बच्चों, हमारे यहाँ 220 वोल्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और आपको मैं बता रहा हूँ किलो वोल्ट, और वो भी पर mm, 1 mm का तार, और 1 mm तार को इतना सा वोल्ट दोगे तो क्या करेगा। अगर इससे ज्यादा दोगे, अगर मैं यहाँ पर रबड़ रखता हूं तो 18 से 24 किलो वोल्ट को ये सहन कर सकता है। अगर अपन 30 किलो वोल्ट दे दिया और वायर जो प्लेट ले ली हमने mm की, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, तब ये कैपेसिटर फेल हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अब इसकी वैल्यू ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आपको 18 से 24 कम लग रही है, लेकिन इसके साथ किलो भी तो है और वोल्ट भी है और वायर बिल्कुल पतला है। तो प्लीज ये पॉइंट याद रखना, डिपेंड करता है नेचर। जैसे रबड़ का हम यूज करते हैं, मिका का है, माइका का है 6 से 7, सॉरी 80, सॉरी माइका का है, मैं देख के बता रहा हूं आपको, 80 किलो वोल्ट पर mm, क्योंकि डाटा कई बार गलत ना करवा दें। और ये वैल्यू जो है पॉलिस्टीरीन के लिए है 20 से 28, पॉलीथीन के लिए है 20 से 160, टेफ्लॉन के लिए है 16 से 20 किलो वोल्ट पर mm। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि यहां तक इसको सहन कर सकता है। तो हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका ये ज्यादा हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो। ऑल द बेस्ट, अगले टॉपिक में मिलते हैं। बढ़िया तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। टिल देन बाय।